तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री चैप्टर से। और इसके बाद चैप्टर राज्य मंत्रिपरिषद आएगा और उसके बाद चैप्टर आएगा राज्य विधानमंडल। तो अभी हम लोग मुख्यमंत्री चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और राज्य से रिलेटेड ही मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्रिपरिषद भी है और राज्य विधानमंडल भी। तो इन तीनों चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में मैं नरेट करूँगा और आप उसको अच्छे से सुन लीजिएगा। एक बार नहीं, एक बार नॉर्मली सुन लीजिएगा या फिर आप स्पीड बढ़ा के भी लगा के सुन सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय न हो। हालांकि मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। ऐसा बहुत से मामलों में हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य भी ना हो, उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन यानी विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। शपथ, कार्यकाल एवं वेतन। कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है और अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है, जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मतलब सीधा सा ये है कि जब तक उसे बोला नहीं जाएगा कि ये न्यूज़ बाहर लाओ, तब तक वो न्यूज़ बाहर नहीं लाएगा या फिर वो कोई भी गुप्त चीज़ को शेयर नहीं करेगा किसी से भी, किसी भी प्रकार के व्यक्ति से। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में वह विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए अथवा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित उसे व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती हैं। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं।
पहला है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में निम्नलिखित शक्तियों को प्रयोग करता है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूँकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भर या नहीं भी भर सकता है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं? राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र होता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। नहीं समझ में आया? चलो बताता हूँ कि जो भी उस राज्य से संबंधित कार्य होते हैं, प्रशासन संबंधित कार्य होते हैं और विधान विषयक प्रस्तावनाओं मतलब जो भी की स्थापना होने वाली हैं, जो भी नियम कानून बनने वाले हैं, उसके बारे में राज्यपाल को मुख्यमंत्री सूचित करेगा। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, मतलब जो राज्यपाल मांगेगा वो उसे देनी पड़ेगी और अपने आप भी दे सकता है। पहले वाले में कहा गया है कि मुख्यमंत्री दे सकता है, करेगा मतलब संसूचित करना ही होगा उसको, और वो अगर दूसरे वाले पॉइंट में कहा गया है कि राज्यपाल अगर कुछ इसके अलावा ही मांगता है कोई जानकारी तो वो मुख्यमंत्री को उसको देनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। मतलब अगर राज्यपाल किसी बात पर अपनी नकारात्मकता रख रहा है तो उसको उस विचार को मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने फिर से रखे कि राज्यपाल इस बात के लिए राजी नहीं हुए हैं, अभी फिर से विचार करो। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लेखा सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। चलो, राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या शक्तियाँ हैं? सदन के नेता के नाते मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थापित करने के संबंध में सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियाँ एवं कार्य, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका अदा करता है। हालांकि राज्यपाल का विवेकाधिकार राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियों पर अधिकार, प्रमुख प्रतिष्ठा, स्थिति आदि में कटौती कर सकता है। राज्यपाल के साथ संबंध कैसा होना चाहिए? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत जिन बातों में इस संविधान द्वारा या
इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें किसी को अपने विवेकानुसार करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद की भूमिका सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 167 ए राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद की सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। अनुच्छेद 167 बी राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। और अनुच्छेद 167 सी किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा की जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। महत्वपूर्ण कौन से अनुच्छेद हैं एक बार फिर से। 163 अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता व सलाह देना। 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व। अनुच्छेद 177 मंत्रियों के अधिकार सदनों का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर राज्य मंत्रिपरिषद। भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह ही होता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन दो अनुच्छेदों 163 और 164 में कुछ सामान्य उपबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया, जबकि अनुच्छेद 167 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उसमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल को अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रसंगत नहीं की जाएगी कि उसने अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्यों नहीं दी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में अन्य कार्यों के अलावा जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। राज्यों में दूसरा पॉइंट है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया। तीसरा पॉइंट,
राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के निरह करार दिया जाता है, मतलब निरहर मतलब अयोग्य करार दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री के पद के भी निरहर होगा। इस उपबंध को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया। चौथा पॉइंट है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद। पांचवा पॉइंट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 166, राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। सरकार की समस्त कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की गई कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त होगी। राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार प्रभावीकरण किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। पुनः किसी आदेश अथवा दस्तावेज की वैधता जिसको उक्त प्रकार से प्रमाणित किया गया हो, इस पर आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि वह आदेश या दस्तावेज राज्यपाल द्वारा निर्मित अथवा कार्यान्वित नहीं है। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में लिए गए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा। राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना। तीसरा पॉइंट, यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। अनुच्छेद 177, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को विधानसभा या विधान परिषद जहाँ कहीं या है वहाँ प्रत्येक मंत्री को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। उसी प्रकार यह अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा जिसका उसे सदस्य बनाया गया है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति। अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल को यह अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, इन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं है जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल को यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल को अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं दी, या दी तो क्यों दी। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद हमेशा रहेगी। यदि राज्य विधानमंडल विघटित हो गया हो तो मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र दे दिया हो अतः वर्तमान मंत्रालय ने अनुवर्ती मंत्रालय के आने तक कार्यरत रहता है। 1974 में दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के निर्णय या कार्य क्षेत्र के अनुदान एवं सलाह आदि मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के आधार पर होगा। वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेगा या मंत्रिपरिषद की सलाह या अनुदान के विरुद्ध नहीं जाएगा।
यानी संविधान ने इस बात की मंशा जाहिर की कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत नहीं वरन मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसका अभिप्राय राज्यपाल उन्हीं लोगों को बतौर मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में एक ऐसी आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। प्रारंभ में यह उपबंध बिहार, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के लिए था, लेकिन 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर छत्तीसगढ़, झारखंड के लिए ऐसा करना आवश्यक बना दिया गया है। अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफ़ी कम है। सामान्यतः उसी व्यक्ति को बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में किसी एक सदस्य का हो। कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्रियों की शपथ एवं वेतन। राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्री एवं पद एवं उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्री शपथ लेता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षघात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता के संबंध में मंत्री विश्वास दिलाता है कि जो विषय मंत्री राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। सिंपल वे में ये है कि जब तक उसको जो भी चीज़ विचार में लाई जाएगी, जितनी लाई जाएगी वो उतने तक ही रखेगा जब तक कि उसके कहा जाएगा। ना वो प्रत्यक्ष रूप से उसे कहीं प्रकट करेगा, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर सकता है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता है। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन एवं भत्ता ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय भत्ता, निःशुल्क निवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि ग्रहण करता है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का सैद्धांतिक आधार है। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि विधान सभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अपने सभी क्रियाकलापों कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। वे टीम की तरह कार्य करेंगे। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो सभी मंत्रियों सहित विधान परिषद से आए मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका एक विकल्प यह भी है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने और नए चुनाव कराने की घोषणा करने की सलाह दे सकती है। राज्यपाल उस मंत्रिपरिषद के पक्ष में कुछ नहीं कर सकता जिसने विश्वास खो दिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अभिप्राय यह भी है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं, चाहे वे कैबिनेट बैठक से अलग हों, या प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल के अंदर या बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करे। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है और इसके बचाव के लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। पूर्व में कैबिनेट के फैसले पर मतभेद के कारण कई मंत्री त्यागपत्र दे चुके हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को भी दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी किसी समय हटा सकता है जब विधानसभा विश्वास में हो।
लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मतभेद होने पर या मंत्री के कार्यकलापों से संतुष्ट न होने के मामले में मुख्यमंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस शक्ति का उपयोग करते समय मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व की सत्यता को सुनिश्चित कर सकता है, कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। भारतीय संविधान में विधिक जिम्मेदारी राज्यों के मंत्रियों के लिए भी केंद्रीय मंत्रियों की भांति विधिक नहीं है। राज्यपाल द्वारा लोक अधिनियम के किसी आदेश पर मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद का गठन। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार एवं मंत्री के पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री समय और परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण करता है। केंद्र की तरह ही राज्य मंत्रिपरिषद के भी 3 वर्ग कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री होते हैं। उनके पद विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी होता है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, शिक्षा, वित्त, कृषि होते हैं। वे सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इनकी बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में होती है। राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट के साथ संबद्ध किया जा सकता है। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, जब तक कि उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामले में कैबिनेट द्वारा बुलाया न जाए। पद के हिसाब से उपमंत्री इसके बाद होते हैं। उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबद्ध किया जाता है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। कई बार मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का छोटा सा भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। इसकी निम्नलिखित भूमिकाएं होती हैं। यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी है। यह राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है। यह राज्यपाल की सलाहकार होती है। यह मुख्य आपात प्रबंधक होती है और इस तरह आपात स्थितियों को संभालती है। यह सभी प्रमुख वैधानिक और वित्तीय मामलों को देखता है। यह उच्च नियुक्तियां करता है, जैसे संवैधानिक प्राधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों की। कैबिनेट समितियां। कैबिनेट विभिन्न प्रकार की समितियों के जरिए कार्य करती है, जिन्हें कैबिनेट समितियां कहा जाता है। ये 2 तरह की होती हैं, स्थायी एवं अल्पकालिक। पहली की स्थिति स्थायी जैसी होती है, जबकि दूसरे की प्रकृति अस्थायी। परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार इन्हें मुख्यमंत्री गठित करता है, अतः इनकी संख्या, संरचना आदि समय समय पर अलग अलग होती है। ये केवल मुद्दों का समाधान नहीं करती, वरन कैबिनेट के सामने सुझाव भी रखती हैं और निर्णय भी लेती हैं। हालांकि कैबिनेट उनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है। मुख्य विषय वस्तु क्या है? अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। अनुच्छेद 177 सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों का अधिकार। तो अगला चैप्टर हमारा राज्य विधानमंडल है। चलें स्टार्ट करते हैं। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों के आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है। राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है।
अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय। वर्तमान में 2019 तक केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू ही नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई है। 1975 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश के एक सदनीय विधानमंडल ही है। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद उच्च सदन है, जबकि विधानसभा निचला सदन होता है। संविधान में राज्य विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को विघटित कर सकती है और इसका गठन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। तो इस तरह कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और सामान्यतः विधान की ही तरह पारित किया जाएगा। संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना इस आधार पर की कि यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा और संस्था बहुत खर्चीली होगी। इसी कारण से यह उपबंध किया गया कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन करना है, तो उस राज्य को अपनी इच्छा व आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया और उसी तरह 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया। पुनः 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 को लागू करने के बाद पुनर्जीवित किया गया। तमिलनाडु विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दिया गया और पंजाब एवं पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को 1969 में समाप्त कर दिया गया। 2010 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद को पुनर्जीवित करने का एक प्रस्ताव पारित किया। उसी के अनुसार संसद ने तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 अधिनियमित किया, जिससे कि राज्य में विधान परिषद सृजित की जा सके। तथापि इस अधिनियम के लागू होने के पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में 2011 में एक अन्य प्रस्ताव में प्रस्तावित विधान परिषद को उन्मूलित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। 2 सदनों का गठन। विधानसभा का गठन। संख्या। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम 60 तय की गई है। इसका अर्थ यह है कि 60 से 500 के बीच की यह संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 तय की गई है। मिजोरम व नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 एवं 461। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। नामित सदस्य। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है, यदि इस समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में पर्याप्त न हो। मूलतः यह उपबंध 10 वर्षों 1960 तक 10 वर्षों के लिए था, लेकिन इसे हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन 2009 में इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया। इन चुनाव क्षेत्रों को निर्धारण करने
इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई हो। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा। प्रत्येक राज्य के विधान क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण और हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन। संसद को इस बात का अधिकार है कि वह संबंधित मामले का निर्धारण करे। इसी उद्देश्य के तहत 1952, 1962, 1972 और 2002 में संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए। 1976 के 42वें संविधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। पुनर्निर्धारण पर यह प्रतिबंध अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक बढ़ा दिया गया। 2001 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसी तरह जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाए। उसके बाद 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई। हालांकि यह पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही संभव है। अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों का आरक्षण। संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई। मूल रूप से यह आरक्षण 10 वर्ष 1960 तक के लिए था, लेकिन इस व्यवस्था को हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। परिषद का गठन। पहला, संख्या। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। इसका मतलब संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है, यद्यपि इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। निर्वाचन पद्धति। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीयता मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, न कि अंतिम। संसद को बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। दोनों सदनों का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल। लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है।
हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है, इसके 5 वर्ष पूर्व होने के पहले भी, ताकि न चुनाव हो सके। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए तय के लिए कितनी भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है, अर्थात आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। राज्य विधानमंडल की सदस्यता। नंबर 1, अर्हताएं। विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लिखित किसी व्यक्ति की अर्हताएं निम्न होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वह संकल्प लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। तीसरा, उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। चौथा, उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं भी होनी चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं का निर्धारण किया है। पहली, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता हो और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरी, विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। तीसरा, अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है तो। यद्यपि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित न हो। निर्हरताएं कौन कौन सी हैं? संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और इसकी सदस्यता से निर्भर होगा यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर है, मंत्री या राज्य विधानमंडल से छूट कोई अन्य कार्यालय में है तो। दूसरा, यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। नंबर 3, यदि वह अनुमोचित दिवालिया हो। 4, यदि वह भारत का नागरिक ना हो, उसने विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो या वह विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभी स्वीकार किए हुए है। 5, यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा उसके अधीन निर्धारित कर दिया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त निर्हरताएं निर्धारित की हैं। ये संसद के समान ही हैं। वे निम्न। पहली, वह चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी न पाया गया हो। दूसरा, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या अधिक वर्षों की कैद की सजा मिली हो, लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना योग्यता नहीं मानी जाएगी। वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल नहीं रहा हो। उसका किसी सरकारी ठेके, कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि नहीं हो। वह किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट नहीं हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो।
वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो, उसे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने अथवा घूसखोरी के अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो, उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित नहीं किया गया हो। उपरोक्त निर्भरताओं के संबंध में किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है। दल बदल के आधार पर निर्भरता। संविधान में यह प्रख्यापित है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्भर होता है तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निर्भर रहेगा। 10वीं अनुसूची के तहत यदि निर्भरता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा, राज्यपाल नहीं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सभापति या अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। शपथ या प्रतिज्ञान। विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति से समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान लेगा। इस शपथ में विधानमंडल का सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में ना तो मत दे सकता है और ना ही कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक व्यक्ति यदि सदन में सदस्य की तरह बैठा है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगेगा। शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले या जब वह ये जानता हो कि वह अर्हक नहीं है और इसकी सदस्यता के लिए निरर्ह है। जब वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत सदन में बैठने या मत देने से प्रतिबंधित हो। ये वो चीज़ें थी जिन पर उस पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। ओके। विधानमंडल के सदस्यों को समय समय संसद द्वारा पर निर्धारित वेतन एवं भत्ते मिलते रहते हैं। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल का सदस्य पद छोड़ता है। पहला, दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। बी, निर्भरता। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निर्भर पाया जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। सी, त्यागपत्र। कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। डी, अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिनों तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। ई, अन्य मामले। किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए, या यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए, या वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए, या वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए एक सभापति व उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपसभाध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त करता है।
पहला, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे। और तीसरा, यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पर से हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होते हैं। कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उसकी शक्तियां अंतिम हैं। दूसरी, वह प्रक्रिया है। दूसरे नंबर में 2 प्रक्रिया हैं। पहला, भारत के संविधान का। दूसरा, सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में। तीसरा, विधान में इसकी पूर्व परंपराओं का के उपबंधों का अंतिम कार्यकर्ता वह कार्य करता है। कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। प्रथम मामले में वह मत नहीं देता, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा। 10वीं सूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला देता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। हालांकि वह समय से पूर्व भी निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे, या फिर यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास कर दें। यह संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान रहती हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से ही सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न करता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के नए पैनल के गठन तक कार्यरत रहता है। विधान परिषद का सभापति। विधान परिषद के सदस्य अपने ही बीच से सभापति को चुनते हैं। सभापति निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह सभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे और यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दें। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह ही हैं। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को है। अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं और उसका फैसला अंतिम होता है। लेकिन ये अधिकार पीठासीन सभापति विधान परिषद के सभापति के पास नहीं होता है। यह सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष के पास ही होता है। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। विधान परिषद का उपसभापति। सभापति की तरह ही उपसभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच से ही चुनते हैं। उपसभापति निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकता है। यदि उसकी परिषद से सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह सभापति को लिखित त्यागपत्र दे और यदि परिषद के तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसके खिलाफ संकल्प पास कर दें। इस तरह का संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना पर ही लाया जा सकता है। सभापति की अनुपस्थिति में उप सभाध्यक्षों का ही कार्यभार संभालता है। सभापति की अनुपस्थिति में उप सभाध्यक्ष ही कार्यभार संभालता है। परिषद की बैठक के दौरान सभापति के न होने पर वह उसी की तरह काम करता है। दोनों ही मामलों में उसकी शक्तियां सभापति के समान होती हैं। सभापति के
सदस्यों के बीच से ही उपसभाध्यक्ष की सूची जारी करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उनमें से कोई भी कार्यभार संभाल सकता है। वह उपसभाध्यक्षों की नई सूची तक कार्य करते हैं। राज्य विधानमंडल सत्र। पहला है आहूत करना। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं। स्थगन। बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। यह समय घंटों, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है। अनिश्चित काल स्थगन का मतलब है कि चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना। इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को है। अगला है सत्रावसान। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र के बीच में भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। विघटन। एक अस्थायी सदन के होने के नाते विधान परिषद कभी विघटित नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। विधानसभा के विघटित होने पर विधेयकों के खारिज होने को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है, चाहे मूल रूप से यह विधानसभा द्वारा प्रारंभ किया गया हो या फिर विधान परिषद द्वारा भेजा गया हो। दूसरा, विधानसभा द्वारा यह पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में है। तीसरा, यह ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित ना हो को खारिज नहीं किया जा सकता। चौथा, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हुआ हो को खारिज नहीं किया जा सकता। पाँचवां, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोरम यानी गढ़पूर्ति। किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित होता है। इनमें से जो भी ज़्यादा हो। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। सदन में मतदान। किसी भी सदन की बैठक में सभी मामलों की उपस्थिति सदस्यों के बहुमत के आधार पर तय किया जाता है और इसमें पीठासीन 5 अधिकारी का मत सम्मिलित नहीं होता है। केवल कुछ मामले जिन्हें विशेष रूप से संविधान में तय किया गया है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष को हटाना या विधान परिषद के सभापति को हटाना, इनमें सामान्य बहुमत की बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पीठासीन अधिकारी पहले मामले में मत नहीं दे सकते लेकिन बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। विधानमंडल में भाषा। संविधान विधानमंडल के काम काज संपन्न करवाने के लिए कार्यालयी भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 तक के लिए कर सकता है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के मामले में यह सीमा 25 वर्ष है और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के मामले में 40 वर्ष। मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबद्ध समिति जिसके लिए वह सदस्य के रूप में नामित है, वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग ले। संविधान की इस उपबंध के 2 कारण हैं। एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगली हेडिंग,
विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। साधारण विधेयक। विधेयक का प्रारंभिक सदन। एक साधारण विधेयक का प्रारंभिक सदन। एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत। ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जाएगा। विधेयक प्रारंभिक सदन में 3 स्तरों से गुजरता है: प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। प्रारंभिक सदन से विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदनों से इसे इसके मूल रूप में या संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनीय व्यवस्था वाले विधानमंडल में इसे पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक उन 3 स्तरों के बाद पारित होता है जिन्हें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन एवं तृतीय पाठन कहा जाता है। जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद भेजा जाता है तो वहाँ 3 विकल्प होते हैं: इसे उसी रूप में बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए, कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारार्थ इसे विधानसभा को भेज दिया जाए, विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए, इस पर कोई कार्यवाही न की जाए और विधेयक को लंबित कर दिया जाए। यदि परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा परिषद के सुझावों को अस्वीकृत कर दे या परिषद ही विधेयक को अस्वीकृत कर दे या परिषद 3 महीने तक कोई कार्यवाही न करे, तब विधानसभा फिर से इसे पारित कर परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह के भीतर पास न करे, तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, क्योंकि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित कर दिया है। इस तरह साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरी ओर किसी साधारण विधेयक को पास करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो और उसे विधानसभा स्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विधान परिषद को केंद्र में राज्यसभा की तुलना में कम अधिकार और महत्व दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति। विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं: पहला, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे; दूसरा, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके रखे; तीसरा, वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे; चौथा, वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले। यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो विधेयक फिर अधिनियम बन जाएगा और यह संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन या सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है एवं पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है। यही स्थिति केंद्रीय स्तर पर भी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देते हैं या उसे रोक सकते हैं या विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप में या संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या नहीं। धन विधेयक इम्पोर्टेंट है गाइस। धन विधेयक। संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने में विशेष प्रक्रिया नहीं थे। यह निम्नलिखित है। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता।
या केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पूरा स्थापित किया जा सकता है। इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद का विचारार्थ भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह न तो इसे स्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। वह केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों में विधेयक को लौटाना भी होता है। विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि वह कोई सिफारिश नहीं मानती है तब भी इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक न लौटाए तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस तरह एक धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के मुकाबले विधानसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अंततः जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तब वह इस पर अपनी अस्वीकृति दे सकता है और इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता है जो उसकी पूर्व अनुमति के बाद लाया जाता है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृति दे देता है या इसे रोक सकता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। विधान परिषद की स्थिति। संविधान में उल्लिखित परिषद की स्थिति 2 कोणों से अध्ययन की जा सकती है। पहला, जहां परिषद सभा के बराबर हो। दूसरा, जहां परिषद सभा के बराबर ना हो। विधानसभा से समानता। निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्तियों एवं स्थिति को विधानसभा के बराबर माना जा सकता है। पहला, साधारण विधेयकों को पुनः स्थापित और पारित करना। यद्यपि दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होती है। दूसरा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकृति। तीसरा, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तथापि अपनी सदस्यता के बावजूद वे केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों के पर विचार करना। पाँचवां, राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि। विधानसभा से असमानता। निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्ति एवं स्थिति सभा से अलग है। वित्त विधेयक से विधानसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। पहला, वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक में ना संशोधन और ना ही इसे स्वीकृत कर सकती है। इसे विधानसभा को 14 दिन के अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के होता है। विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं यह तय करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है। एक साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है। कुछ मामलों में परिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में परिषद राज्यसभा की तरह पुनर्निरीक्षण निकाय भी नहीं है। यह एक विलंबकारी चैम्बर या परामर्शी निकाय मात्र है। परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मत नहीं कर सकती। यह विधानसभा का विशेष अधिकार है। परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति है, लेकिन परिषद राज्यपाल के क्रियाकलापों और नीतियों पर बहस और आलोचना कर सकती है। जब एक साधारण विधेयक परिषद से आया हो और सभा में भेजा गया हो, यदि सभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक खत्म हो जाता है। परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। संविधान संशोधन विधेयक
में परिषद प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर सकती। इस मामले में विधानसभा ही अभिभावी रहती है। अंततः परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि सभा की तुलना में परिषद की शक्तियां लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ परिषद हर मामले में विधानसभा के अधीनस्थ होती है। इस तरह विधानसभा को पूरी तरह परिषद पर प्रभुत्व रहता है। यद्यपि राज्यसभा एवं परिषद दोनों दूसरे स्तर के सदन हैं, संविधान ने परिषद को राज्यसभा के मुकाबले निम्नलिखित कारणों से कम प्रभावी बनाया है। पहला, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए यह राज्य व्यवस्था की संघीय पद्धति का प्रतिबिंब है। यह केंद्र द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध राज्यों के हितों को संरक्षण प्रदान कर संघीय सामंजस्य बनाए रखती है। इस तरह यह परिषद की तरह केवल साधारण इकाई या केवल सलाहकार नहीं है, वरन एक प्रभावी पुनरीक्षण इकाई है। दूसरा, परिषद का गठन विषमांगी है। यह विभिन्न हितों को प्रदर्शित करती है और इसमें विभिन्न रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं और कुछ नामित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसकी संरचना ही इसे कमज़ोर बनाती और प्रभावी पुनरीक्षण निकाय के रूप में इसकी उपयोगिता को कम करती है। दूसरी ओर राज्यसभा का गठन समांग है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसे मुख्यतः निर्वाचित सदस्य होते हैं। 250 में से सिर्फ 12 नामित होते हैं। परिषद को प्रदत्त दर्जा लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। परिषद को सभा के अनुसार कार्य करना होता है क्योंकि सभा निर्वाचित सदन होता है। विधानमंडल की द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल की देन है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड यानी उच्च सदन और हाउस ऑफ कॉमन यानी निचला सदन का विरोध नहीं करता। हाउस ऑफ लॉर्ड केवल विलंबनकारी चैम्बर है। यह साधारण विधेयक को अधिकतम 1 माह और धन विधेयक को 1 माह के लिए रोक सकता है। विधान परिषद की जिम्मेदारी शक्तिविहीन और प्रभावहीन स्थिति की भूमिका को देखते हुए आलोचक विधान परिषद को द्वितीयक चैम्बर, खर्चीली, आभूषणीय, विकासिकता, सफ़ेद हाथी कहते हैं। आलोचक कहते हैं परिषद उनकी शरण स्थली है जो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं या अप्रसिद्ध, अस्वीकृत और महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों को मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने में सहायता करती है। यद्यपि परिषद को सभा के मुकाबले कम अधिकार दिए गए हैं, फिर भी इसकी उपयोगिता निम्नलिखित मामलों में है। पहली, यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी, त्रुटिपूर्ण, असावधानी और गलत विधानों के पुनरीक्षण और विचार हेतु प्रबंध बनाकर उनकी जांच करती है। दूसरा, यह प्रसिद्ध व्यावसायिकों और विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है जो प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं कर पाते। राज्यपाल परिषद में 1/6 ऐसे सदस्यों को नामित करते हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों, इसकी समितियों और इसके सदस्यों के मिलने वाले विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है। ये इनकी कार्यवाहियों की स्वतंत्रता और प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं। इन विशेषाधिकारों के बिना सदन ना तो अपना प्राधिकार, मर्यादा और सम्मान अनुरक्षित रख सकते हैं और ना ही अपने सदस्यों को उनके विधायी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संविधान ने राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों को भी विस्तारित किया है जो राज्य विधानमंडल के सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाषा लेने के लिए अधिकृत हैं। इनमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री सम्मिलित हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, जिन्हें राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा, जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप में प्राप्त करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार। प्रत्येक सदन को मिलने वाले सामूहिक विधानमंडलीय विशेषाधिकार इस प्रकार हैं। नंबर 1,
इसे यह अधिकार है कि अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों और कार्रवाइयों को प्रकाशित करे और यह अधिकार भी है कि अन्यों को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करे या अपरिचितों को इसकी कार्रवाइयों में अपवर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक कर सकती है या अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में विनियमित कर सकती है, ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकती है या भर्त्सना, फटकार या कारावास द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों सहित बाह्य व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। 5. इसे सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्ध कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 6. यह जांच प्रारंभ कर सकती है और साक्षियों को उपस्थित होने का आदेश दे सकती है और संगत पत्रों और रिकॉर्डों को भेज सकती है। नंबर 7. न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती। नंबर 8. पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और किसी विधिक प्रक्रिया को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सदस्य को मिलने वाले व्यक्तिगत विशेषाधिकार इस प्रकार हैं। पहला, उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट केवल सिविल मामले में है और आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामले में नहीं है। दूसरा, राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्यवाही या सम्मति में दिए गए मत या विचार को किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियमों और स्थायी आदेशों के अनुरूप है। नंबर 3, वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जब सदन चल रहा हो, वे साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधायिकाओं का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं का गठन। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों का गठन। अनुच्छेद 172 राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका के सत्र सत्रावसान व उनका भंग होना। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का सदन अथवा सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार। अगर 174 छूट गया तो राज्य विधायिका के सत्र सत्रावसान एवं उनका भंग होना। 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। 177 सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार। राज्य विधायिका के पदाधिकारी गण आते हैं 178 से स्टार्ट होते हैं। 178 विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से पद त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष को पदभार संभाल रहे व्यक्ति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति तथा उपसभापति के पदों से पद त्याग तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्यभार देख रहा हो को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति एवं उपसभापति द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। अनुच्छेद 186 विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधायिका का सचिवालय। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 189 सदन में मतदान, सदनों की रिक्तियों एवं कोरम का विचार किए बिना कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 190 सीटों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 192 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय।
अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ ग्रहण के पहले स्थान ग्रहण और मतदान के लिए दंड अथवा उस स्थिति के लिए भी जबकि अर्हता नहीं हो अथवा अयोग्य ठहरा दिया गया हो। अनुच्छेद 194, विधायी सदनों तथा इनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195, सदस्यों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 196, विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 197, विधान परिषद के वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में शक्तियों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 198, वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199, वित्त विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200, विधेयकों की स्वीकृति। अनुच्छेद 201, बिल विचारार्थ सुरक्षित। 202 से स्टार्ट है वित्तीय मामलों संबंधी प्रक्रिया। 202, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203, विधायिका एवं प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया। अनुच्छेद 204, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205, पूरक अतिरिक्त अथवा अतिरेक अनुदान। अनुच्छेद 206, लेखा ऋण एवं असाधारण अनुदान पर मतदान। अनुच्छेद 207, वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान, साधारण प्रक्रिया। 208, अनुच्छेद 208, प्रक्रिया संबंधी नियम। अनुच्छेद 209, राज्य विधायिका में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित प्रक्रियागत नियम। अनुच्छेद 210, विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211, विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 212, न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के संबंध में पूछताछ नहीं। अनुच्छेद 213, विधायिका की अवकाश अवधि में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इतना हो गया हमारा इससे रिलेटेड जो भी हमारे अनुच्छेद थे। और अब हमारा नया चैप्टर चालू होगा जो है अगला चैप्टर उच्च न्यायालय। लेकिन इससे पहले हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चैप्टर को पहले समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में और आप इसको जल्दी से देख लीजिए और दोबारा रिवाइज कर लीजिए 2x स्पीड पे, और ताकि पेपर में ये बहुत हेल्पफुल चैप्टर है क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्य विधान परिषद, राज्य विधानमंडल, इनसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं नए वीडियो में।